धोनी ने बोला कि नहीं, आई डोंट वांट दिस, मुझे टाइम के लिए मत बताओ आप। जिस इंसान के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, टीवी पे देख रही है, उसके साथ ग्राउंड शेयर करना, वो क्रिकेट की फील्ड शेयर करना। जब वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की वहाँ पर, तो धोनी की जब बैटिंग आई और वो जब वो एंटर किए ग्राउंड, उस टाइम जो शोर था स्टेडियम में, वो मैं आज भी अगर सोचता हूँ उसके बारे में तो लगता है कि यार क्या अनुभव रहा है, वो भी क्या फीलिंग थी उस टाइम पर। एक पिता जो होता है वो कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे हमारे स्टैंड अप कॉमेडी में जाकिर खान के मुंह से कई बार सुना कि बाप को गले लगाना वही एक ख्वाहिश जो है ना इंसान की अधूरी रह जाती है। बिल्कुल सही बात है ना, वो हिम्मत या तो हम जुटा नहीं पाते या ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। जो जो चीज़ मुझे उनको करके देनी थी उसमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं उनके सामने कर पाया हूँ। ऋषभ पंत का मैंने बहुत सुना था, फिर जब मैंने उनका जूनियर गेम किया मुझे भी देख के लगा कि यार जो मैं सुन रहा था एक्चुअल में ये टैलेंट वैसा है। रिंकू सिंह की एक वो जर्नी मैंने देखी है, आज वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। ऐसे ही तिलक वर्मा, उनके भी अंडर 19 डेज से हम उनको देख रहे हैं, तो ये कि इजीली विजिबल है कि एक साइड से उड़ गया ज़्यादा। जी, इसलिए ये इसमें से नहीं जा रहा। अगर ये बॉल प्रॉपर शेप में होता हाँ तो ये इसमें से निकल जाता है ना। ये बॉल नो गो है। कुछ मीम्स जो इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने साथ में देखी जनरली, एक्चुअली उसमें फोटो उसका था, नाम मेरा आ गया था, ऐसा हुआ था। तो उसमें ये लिखा था कि श्रेयस अय्यर अंपायरिंग कर रहे हैं। अच्छा। कुछ चीज़ें हमेशा टफ रहती है और वो अंपायर्स के लिए टफ थी, है और आगे भी रहेगी। नमस्कार क्रिकेट वासियों, स्वागत है फिर से आपका क्रिकेट की बैठक में। इस पॉडकास्ट में आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है। उन्होंने अपना करियर एज ए स्कोरर स्टार्ट किया था और आज हम उन्हें आईपीएल में एम्पायरिंग करते हुए देख रहे हैं। वो श्रेयस अय्यर के कारण भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे हम स्कोरिंग और एम्पायरिंग में करियर बना सकते हैं और एम्पायरिंग में क्या क्या गैजेट्स यूज़ करते हैं, वो आज हम इस पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, सरप्राइज क्वेश्चन के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट की बैठक विद अक्षय तोत्रे। हेलो भैया, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको आकर? थैंक यू शुभम, जय श्री राम। जय श्री राम। पॉडकास्ट इज़ एक कल्चर बन गया आज सोशल मीडिया पे, हम दिन रात देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा भी पहला पॉडकास्ट है, तो आकर बहुत खुशी हुई और थैंक्स अलॉट कि मुझे इनवाइट किया गया है यहाँ। भैया हमारी भी कोशिश है क्योंकि ये इंडिया का पहला क्रिकेट एजुकेशन पॉडकास्ट है, तो लोगों को भी जानने को मिलेगा कि क्रिकेट की दुनिया किस तरह से होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक छोटी सी क्रिकेट की दुनिया इस पॉडकास्ट में बनाएं, जिसके थ्रू लोग जान पाएँ कि क्रिकेट के बिहाइंड द सीन में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने क्रिकेट में एंट्री की, फिर आपने स्कोरिंग की, फिर आप एम्पायरिंग में आए। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली शुभम, जैसे तुमने बोला कि हर फील्ड के पर्दे के पीछे की चीज़ें लोगों को नहीं पता होती है, तो वो चीज़ें जानना हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत नया होता है। जी। तो ऐसे ही एक इंडिविजुअल जो जर्नी होती है, तो वो अचीवमेंट के बाद तो हमको सब कुछ पता होता है कि आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या अचीव कर लिया है। लेकिन अचीवमेंट के पहले जो पर्दे के पीछे की जो जर्नी होती है ना, कभी कभी वो भी हम लोगों को नहीं पता होती है। आप किसी भी सेलिब्रिटी का या किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी की भी जर्नी अगर आप उठा के देखेंगे तो उस जो जर्नी होती है ना, वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए। मतलब सक्सेस सबको दिखती है, पर वो एक उसके पीछे कितना टाइम दिया है वो कोई देखना पसंद नहीं करता। कमिटमेंट और वो एक एक मिनट की जो मेहनत होती है, एक एक मिनट का जो फेलियर होता है, तो वो उस टाइम को कैसे डील करता है ना, वो लोग पता नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अचीवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छे से हाईलाइट होकर दिखती है हमेशा। बिल्कुल सही बात। और दुनिया उसी चकाचौंध में खो जाती है, लेकिन उसके पीछे की चीज़ें ना वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, तो वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। तो भारत में क्रिकेट इज़ अ रिलीजन। बिल्कुल सही बात है। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिकेटर बने, सचिन बने। सबसे पहले मुंह पे जो बातें आती है वो कि मेरा बेटा सचिन बनना चाहिए। और आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो गया कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने और आईपीएल खेले। तो एक बेसिक एक माइंडसेट हो गया पेरेंट्स का, अगर हम जहाँ तक क्रिकेट की बात करते हैं। तो
ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ भी था। मेरे फादर ही वॉज ऑल्सो नेशनल प्लेयर फॉर हैंडबॉल। ओके। उनका क्रिकेटिंग जर्नी भी रहा है कुछ हद तक, कि उन्होंने क्लब क्रिकेट वगैरह खेला हुआ है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, उनको बहुत पसंद था वो खेल। हैंडबॉल वो खेलते थे शौकिया तौर पर अपना। तो वहाँ भी उन्होंने कुछ अचीव किया है अच्छा नेशनल लेवल पे। लेकिन क्रिकेट उनका पहला प्यार था। तो जो जैसा मैंने कहा कि हर इंडियन का होता है, हाँ, तो इमोशन है वो, इमोशन है एक तरीके से। तो वो भी क्रिकेट खेलते थे, क्लब लेवल पर क्रिकेट खेले, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी। फिर टीवी पे देखने का शौक, मेरा बर्थ होने के बाद फिर हम दोनों साथ में देखने लगे वो चीज़ें। तो इस तरीके से घर में तो जर्नी मेरी शुरू हो गई। लेकिन एक समय ऐसा है जब मैं आई वॉज इन 6th और 7th क्लास, तो माई फादर टोल्ड मी कि यार क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना है। तो समर कैंप में मुझे डाला। अच्छा। तब मुझे इतना शौक नहीं था, टीवी पे देखना बहुत पसंद था, क्योंकि एक अलग ही ऑरा होता है जब आप इंडिया का मैच देखते हो, छोटे होते हो तो आपका एक अलग माइंडसेट होता है कंट्री को लेके। तो वो एक एक्साइटमेंट हमेशा रहा। और प्लेयर्स दिमाग में रहते हैं कि यार ये प्लेयर है, वहीं से आपका एक मेंटल जर्नी शुरू हो जाता है उस गेम के लिए, कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, हमारी टीम है, हमें जीतना है। ये सारी चीज़ें, वो फीलिंग्स डेवलप होना शुरू होती है उस एज में। लेकिन एज अ प्लेयर मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं था कि कैसे स्टार्ट करते। लगता था जब टीवी पे देखते थे सचिन को खेलते हुए या किसी दूसरे क्रिकेटर्स को खेलते हुए, जैसे अजय जडेजा, ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। तो उनको देख के मैं बहुत खुश होता था कि द वे ही यूज्ड टू फील्ड एंड द वे ही यूज्ड टू प्ले, क्योंकि वो एक एंकर का रोल प्ले करते थे उस टाइम पे। सो एवरी सेकंड इनिंग ही विल बी नॉट आउट। तो वो एक बहुत चीज़ मुझे ना मतलब कैच करती थी, कि फैसिनेट करती थी कि नहीं यार ये एक चीज़ है, ये प्लेयर से या इन जैसा कुछ करना है। तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहती थी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एज अ क्रिकेटर अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा या कब करूँगा, वो कभी चीज़ें दिमाग में नहीं। तो पापा ने मुझे कहा कि नहीं यार मैं तुझे समर कैंप में डालता हूँ। तो ऐसे मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। पापा का हमेशा था कि मैं कुछ क्रिकेट में अचीव करूँ, क्योंकि वो उनका भी एक पहला प्यार था एक तरीके से। हैंडबॉल मैंने जैसा बताया वो शौकिया तौर पे खेलते थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अच्छा किया और क्रिकेट का उनको हमेशा से एक रहा है अट्रैक्शन कि बेटा क्रिकेटर बनेगा। तो उनका था कि क्रिकेट में कुछ अचीव करो। उन्होंने कभी ये फोर्स नहीं किया कि प्लेयर ही बने या सचिन जैसे ही बने, बस कि कुछ अचीव करे क्रिकेट में। ये उनका शुरू से एक माइंडसेट रहा है। तो जब मैंने खेलना, फिर ऐसे जर्नी जब मेरी शुरू हुई एज अ प्लेयर, तो फिर यही चीज़ें चलती रही। धीरे धीरे क्लब क्रिकेट लेवल बढ़ता गया। फिर मैंने डिवीज़न रिप्रेजेंट किया। फिर मैं कॉलेज में आने के बाद यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ, विजी ट्रॉफी में स्टैंड बाय वगैरह रहा मैं। तो ऐसा मेरा क्रिकेटिंग जर्नी रहा है छोटा सा। बहुत ज़्यादा मैं खेलना चाहता था, पर एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ ऐसी सिचुएशन पे आ जाती है कि जहाँ यू हैव टू डिसाइड बिटवीन टू थिंग्स। सो एट दैट मोमेंट आई हैव टू डिसाइड दैट आई हैव टू लीव क्रिकेट नाउ। और उस टाइम क्रिकेट को एज अ करियर बहुत कम लोग देख पाते थे, क्योंकि एक्सपोजर उतना नहीं था, बराबर, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी आज के मुकाबले, क्योंकि आज बहुत एक्सपोजर काफ़ी लेवल पे। तो ये एक बेसिक मेंटलिटी होती है हम मिडिल क्लास लोगों की। आई ऑल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो शुरू से वो चीज़ें हमने देखी है, सर्विस क्लास मेंटलिटी जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। हाँ। तो वो रहता है, सिक्योरिटी हमें चाहिए होती है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए। तो वो सिक्योरिटी हमें हमेशा दिमाग को हिट करती रहती है कहीं ना कहीं। तो हम वो रिस्क जो लाइफ में एक बार दो बार लेना होती है ना, उससे बचने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा पीछे उड़ जाते हैं। तो आप जो बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनकी अगर आप माइंडसेट अगर कभी जानने की कोशिश करोगे, तो उनका माइंडसेट हमेशा ये रहता है कि जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ रिस्क ले लो। तो रिस्क लेना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी लाइफ का जो भी टर्निंग पॉइंट आया वो भी ऐसे रिस्क से आया, अदरवाइज मैं आज यहाँ नहीं होता। ओके। तो उस पर आएंगे हम भैया। जैसे आपने अजय जडेजा का जिक्र किया, अजय सर का, उनका एक स्टाइल होता था, वो एक तो बॉडी बैंड करके खेलते थे, और वो स्क्वायर कट, और उनके छक्के भी बहुत मतलब लूज हैंड छक्के होते थे। तो वो आपने कोशिश की वैसा स्टाइल, मतलब एक होता है ना, जैसे मैं बचपन में द्रविड़ सर का फ़ैन था, मतलब तो मैं बहुत डिफेंस करने की कोशिश करता था, या वैसे कोशिश करता था कि यार वैसे ड्राइव में चौके कैसे लग सकते हैं, कि आपने डिफेंस किया और डिफेंस में चौके कैसे लग सकते हैं, कि और बॉल छू के निकला और 4 हो गया। बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। जैसा मैंने बताया कि मैंने
पहला जो अपना मैच खेला वो एज ए फील्डर खेला। हम्म। तो अजय जडेजा वाज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। तो उस टाइम ऐसे फील्डर्स कम ही देखने को मिलते थे। करेक्ट करेक्ट। रॉबिन सिंह सर थे। हाँ, रॉबिन सिंह थे, वो बाद में आए। उन्होंने ज्वाइन किया अजय जडेजा को, तो वो एक अच्छा फील्डिंग यूनिट बनता चला गया। इंडिया में बाद में मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह ने एक अलग कल्चर चला गया, तो चीजें ग्रो होती गई एज ए फील्डिंग यूनिट भी। लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड फील्डर्स ऐसे होते थे, जैसे जॉन डी रूड्स हुए, अजय जडेजा हुए, तो इन लोगों का नाम अलग था एज अ फील्डर भी। तो दे आर वेरी वेल नोन फील्डर्स, वर्ल्ड क्लास फील्डर्स माने जाते थे उसके। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो उस टाइम पर था कि हाँ अजय जडेजा जैसा बनना है। तो हर बच्चे में होता है, किसी को सचिन बनना होता है, किसी को अजहर बनना था। अजहरुद्दीन का अपना एक स्टाइल था, कॉलर खड़ी करके ना, तो हर कोई ना कोई चीज़ प्लेयर कॉपी करना चाहता है। यंगस्टर जो होता है वो कॉपी करना है, लोग विराट को कॉपी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा थी, है और आगे भी रहेंगी। जी। जनरली क्या होता है, बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, खेल के वापस घर आ जाते हैं, पर अलग अलग क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि उस टाइम बच्चों के दिमाग में उस एज में यही रहता है कि यार मुझे सचिन बनना है, सहवाग बनना है, मतलब एक प्लेयर बनना है और खेलना है क्रिकेट बस। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं नहीं खेल पाया, या सेकंड थॉट उनके दिमाग में आता ही नहीं कि मेरे करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो आपने कैसे, मतलब आपका कैसे स्कोरिंग में इंटरेस्ट बना, आप कैसे स्कोरर बने? आप क्रिकेट छोड़ चुके थे या कंटिन्यू करते हुए आपने ये चीज़ें की थी? जहाँ तक स्कोरिंग की बात है, तो स्कोरिंग की मेरी जर्नी की भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मेरा ब्रदर व्हेन आई वाज प्लेइंग अंडर 19, तो ही वाज प्लेइंग फॉर अंडर 14 फॉर हिज क्लब। तो एक बार क्या हुआ कि उनका अंडर 15 का मैच था इंदौर में, दिल्ली कॉलेज ग्राउंड पे जी। तो मैं उसे ड्रॉप करने गया था, छोड़ने गया था वहाँ पर। तो छोटा ही था वो, 14 साल 13 साल 14 साल का था। तो मैं उसको छोड़ने गया हुआ था वहाँ पर। तो जब मैं उसको छोड़ने गया तो एक अंदर का क्रिकेटर जो रहता है वो तो हमेशा जिंदा रहता है, जागा हुआ रहता है 24 घंटे आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्राउंड पे मैं भी रुक गया कि यार अभी थोड़ा सा मैच देख के ही जाऊंगा जी। अब इतनी दूर आया हूँ छोड़ने, तो घर जाके भी क्या काम। हाँ, 2-3 बॉल देख के जाता हूँ। तो मैच चालू एक रहता है थोड़ा सा कि यार मैच चालू हो जाएगा, थोड़ा सा 5-6 ओवर 10 ओवर देख के और फिर घर जाएंगे, तो एक अलग ही मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। मैं आज भी गाड़ी रोक के आज भी कोई चीज़ मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इवन आप देखोगे कहीं टेनिस बॉल मैच भी चल रहा होगा तो आदमी अपनी साइकिल गाड़ी रोक के वहाँ देखेगा, 2-4 ओवर देख के ही जाएगा। इंडिया में ये कल्चर है, लोग कनेक्ट करेंगे इस बात से। हाँ बिल्कुल। तो वो उस टाइम मेरा भी वही थॉट प्रोसेस था कि यार थोड़ी देर मैच देख के जाता हूँ। तो टॉस वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हो गई, मैच शुरू होने में 10-15 मिनट बाकी थे। तो तभी वहाँ पर जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने वहाँ पूछा लोगों से कि यार स्कोरर आया नहीं है, तो अगर किसी को यहाँ स्कोरिंग आती हो तो एटलीस्ट उसके आने तक थोड़ा सा हेल्प कर दे, ताकि मैच टाइम पे चालू हो जाए और बच्चों को वेट ना करना पड़े। बिल्कुल। तो पहले मैंने इधर उधर देखा कि कोई है क्या, मतलब ऐसा ना हो कि ऑलरेडी पैनल का स्कोरर वहाँ अवेलेबल हो और अपन। तो जब कोई नहीं दिखा तो फिर मैंने सर को कहा कि सर मैं कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ आती है जी। क्योंकि जैसे मैंने कहा शुरू से एक इंडिविजुअल का माइंडसेट होता है कि यार गेम के साइड की चीज़ें भी आपको जानने की इच्छा होती है, आपको पता होना चाहिए। कैसा माइंडसेट मेरा एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर था वो। बिल्कुल। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे आता है, मैं फ्रेंडली मैचेस में ये चीज़ें करता रहता हूँ। तो सर ने कहा कि आर यू श्योर? मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं आपको अच्छी हेल्प तो मैं कर सकता हूँ ईजिली, कि मुझे आता है ये काम अच्छे से। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली उनको बोला। तो ही ऑल्सो एग्रीड कि चलो ठीक है, जब तक वो स्कोर आता नहीं है तब तक तुम मैच शुरू तो करवा दो। सो उस दिन क्या हुआ कि मैं बैठा 10 ओवर तक, मुझे लगा कि 8-10 ओवर स्कोरिंग करना पड़ेगी, उसके बाद वो आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट टर्न अप, कुछ रीज़न के कारण, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए थे उनके यहाँ, तो जो बाद में पता चला हमको। तो मैंने उस दिन पूरा स्कोरिंग किया और वो 2 डे मैच था, तो दोनों दिन फिर मुझे ही करना पड़ा। तो जब मैंने स्कोर शीट कंप्लीट करके उनको हैंड ओवर किया तो ही वाज सरप्राइज कि यार नहीं, एज अ प्लेयर भी तुमने इतना अच्छा स्कोरिंग किया एंड यू आर नॉलेजेबल इनफ टू डू दिस जॉब। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू एज ए स्कोरर ऑल्सो, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप ये फ़ोन नंबर रखिए। और उस टाइम मोबाइल तो होता नहीं था, आई वॉज यंग इनफ टू कैरी अ मोबाइल, क्योंकि आज तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल दिखता है, लेकिन उस टाइम पे मोबाइल होना ही बहुत बड़ी बात थी। हाँ, टेलीफोन घर में बड़ी मुश्किल से होते थे। तो मेरे यहाँ लैंडलाइन भी नहीं था। तो उन्होंने नंबर दिया और कहा कि तुम हर दूसरे दिन मुझे फ़ोन लगा के पूछ लिया करो, अगर कोई मैच होगा तो आई विल पोस्ट यू एज ए स्कोरर। तो वहाँ से मेरा स्कोरर का जर्नी चालू हुआ। और उस दिन जो मुझे 250 या 200 या 250 रुपये मिले थे 2 दिन, बहुत बड़ी बात थी। तो मैं कह सकता हूँ कि क्रिकेट की मेरी पहली कमाई वो थी। वाह। तो वो 250 रुपये जब मैं घर लेके गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने बहुत कुछ कमा लिया है, क्योंकि उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी कि यार उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये 250 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैं कंटिन्यू करता रहूँगा तो मैं घर को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाऊँगा, हेल्प कर पाऊँगा। हाँ, अच्छी हेल्प हो जाएगी घर वालों के लिए भी और
खुद के हम लिए दोनों भी। भाइयों के लिए भी, एज ए क्रिकेटर भी। बिल्कुल सही बात। तो वो 250 रुपये मैंने मम्मी के हाथ में दिए, और मम्मी को भी लगा कि पहले मम्मी ने पूछा कि यार तू कहाँ से लेके आया है। जी तो मैंने फिर उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई और आगे ऐसा ऑफ़र है, तो मैं ये चीज़ें कंटिन्यू कर रहा जी हूँ। जी जी। तो मम्मी ने बोला फिर क्रिकेट से ध्यान मत हटाना, क्योंकि एक रहता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो, पेरेंट्स का रहता है कि वहाँ से ध्यान नहीं भटकना ध्यान नहीं चाहिए, भट- क्योंकि वो आपका बिल्कुल पहला सही। प्यार है, आप पहले वो चीज़ पसंद करते हो बिल्कुल हमेशा से, बिल्कुल। तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मम्मी बोला पैसा वैसा तो ठीक है, जो अपने घर में चल रहा है वो चलता रहेगा, उसको से हम कभी भी उभर सकते हैं आगे चल के, लेकिन अपनी चीज़ों को डिस्टर्ब मत करना, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना उन चीज़ों से। तो ऐसे वो स्कोरर वाली जर्नी चालू हुई, और फिर धीरे धीरे मैं अच्छा स्कोरिंग करता गया। 2 बार मैंने BCCI का एग्ज़ाम जी। भी मिस किया है स्कोरर का, तो मुझे 2 बार चांस मिला था। तो एक व्हेन आई वाज 17 तब मुझे पहला चांस मिला था, बट देन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से मुझे रिक्वेस्ट आया कि यू आर यंग इनफ, तुम बाद में भी एग्जाम देते हो, देयर Try आर कर पर्सन सकते हो, हु आर हाँ। वेरी सीनियर, जिनकी एज खत्म होते जा रही है, तो मे बी दे विल नॉट बी गेटिंग एनी चांस फॉर सही बात, सही सो उनको हम भेजना चाह रहे हैं। तो उस टाइम मैं खेलता था, तो मेरा ऐसा हाँ। कोई ये था कि मुझे कि- इसमें कैरियर बनाना है या बिल्कुल कुछ सही बात। करना है। तो आई वॉज हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन कि हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उस टाइम मैंने उसका ऐसा कैरियर लेने की सोची भी नहीं थी। सही इट बात वॉज एन ऑफर कि हाँ चलो एग्जाम देने को मिल रहा है, तो आई वॉज गोइंग। सही बात। सो वो शायद कोलकाता में वो एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ से मेरा नाम वापस लिया गया। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि क्रिकेट खेल रहा था। हाँ, उस टाइम खेल रहे थे तो दिमाग में हाँ। ये था नहीं कि यार इसी में ब- करियर बनाना है Yes. या ऐसा कुछ करना है। फिर 2006 में एक अपॉर्चुनिटी थी, वो एग्ज़ाम भी इंदौर में ही हुआ था, लेकिन उस टाइम आई वाज इन कॉलेज, 2006-07 की बात है। तो वो सेमिनार भी मैं स्कोरिंग का अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, तो उनका कोई गायनिक ऑपरेशन था उस टाइम पे। तो मुझे फ़ोन भी आया एसोसिएशन, क्योंकि उस टाइम पे मैं एज ए स्कोरर बहुत अच्छा कर रहा था, तो एवरीबडी वाज सरप्राइज कि यार ये क्यों नहीं आया है सेमिनार में, इसने रजिस्टर क्यों नहीं किया। हाँ तो मुझे कॉल आया MPC से, तो हमारा अंपायर स्कोरर के जो सीनियर एसोसिएशन के जो सीनियर मेंबर्स थे, उन्होंने भी कॉल किया कि वाई यू आर नॉट अटेंडिंग द सेमिनार एंड यू आर नॉट परस्यूइंग द एग्ज़ाम। तो मैंने उनको बताया ये रीज़न है, तो उन्होंने मुझे इतना भी हेल्प करने की कोशिश की, ये कहा कि यार सीधे एग्ज़ाम में भी बैठ सकता है तू, वो हम लोग मैनेज करवा लेंगे वहाँ पर, सिंस इट वाज अ BCCI एग्जाम, स्टिल वी विल ट्राई टू मैनेज इट। तो क्योंकि सिर्फ आप एग्जाम के लिए आ जा। काफी स्कोरिंग कर चुके थे, हाँ। आपको काफी नॉलेज तो था। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि ये जाएगा और ये हाँ, पास भी हो पास जाएगा। भी होगा। सो दैट वाज द तो एक्सपेक्टेशन। वो अच्छे बच्चे को हमेशा सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा। तो वो चीज़ कमाई हुई थी, तो बिल्कुल, इसलिए उतना बिल्कुल, हेल्प लोग बिल्कुल। करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देन टोल्ड देम कि यार ऑपरेशन भी उसी दिन है और मैं ऐसे घर में नहीं छोड़ के नहीं आ possible, सकता, बिल्कुल स्पेशली सही जब आपकी माँ हॉस्पिटलाइज हो, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती आपसे। बिल्कुल सही बात। तो वो मोमेंट पे मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मैं एग्ज़ाम मिस कर रहा हूँ, बट हम लोग जो भी प्लान करते हैं, हमको लगता है सबसे अच्छा प्लान हमारा है, लेकिन जो ऊपर वाले का प्लान होता है वो उससे भी अच्छा होता हाँ, है। वो गॉड प्लान है ना। हाँ, तो गॉड्स प्लान को आप ना चैलेंज नहीं कर सकते हो बिल्कुल कभी। बिल्कुल। तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा प्लान करके रखता है। तो वो एक रीज़न था कि उस टाइम मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया, और हो सकता था कि मैं वो एग्ज़ाम्स में बैठता या क्लियर कर लेता और मैं एज ए स्कोरर ही अपनी जर्नी चला रहा होता और मैं कभी अंपायर नहीं बन पाता। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि यार गॉड का जो प्लान होता है बिल्कुल, भगवान का, बिल्कुल। वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद भी नहीं सोच सकते इतना अच्छा, जितना अच्छा वो आपके लिए सोचता है। बिल्कुल सही और बात। मेरे साथ वही हुआ, और फिर इन फ्यूचर में आगे जाके अंपायर बन एम्पायर पाया। बने आप। भैया एक आपने अभी बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि आपकी मम्मी ने बोला कि यार कुछ भी ये पैसा वैसा ठीक है, लेकिन क्रिकेट पे ध्यान देना, क्रिकेट मत छोड़ना। तो उस समय या उस दौर में, या हमारे पेरेंट्स जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के, इन्हें बच्चों के सपनों पे बहुत भरोसा होता है कि अगर इसने कोई सपना देखा है तो वो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो या ना हो, सपोर्ट उस तरह का होता है कि वो आपको परेशान नहीं होने देंगे। डेफिनेटली, मतलब इट्स नॉट अबाउट मी। पूरी दुनिया में जो भी लोग कुछ करते हैं, अचीव करते हैं, उनको फैमिली का सपोर्ट होना, वो मॉरल सपोर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट, कई बंदे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं वो भी अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पाते हैं, बीच में उनको छोड़ना पड़ जाती है, या उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हर फील्ड में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, या आप एक्टिंग का शौक है, किसी भी फील्ड की आप बात करो, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक आदमी की। तो वो इंसान को अगर वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, वो उसके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है उसके फ्यूचर के लिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, फैमिली सपोर्ट हुआ, मेंटल सपोर्ट हुआ, मॉरल सपोर्ट हुआ, ये चीज़ें लाइफ में मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमेशा आपका सराउंडिंग भी ऐसे लोगों के साथ रखिए, सराउंडिंग में ऐसे लोगों को रखिए जो आपको एटलीस्ट कुछ ना दे पाए, लेकिन मॉरल सपोर्ट ज़रूर दे।
तो वो मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी 2 लाइनें किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। बिल्कुल सही बात तो वो है। इतना इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़ें। तो हमेशा अपनी जो संगत हम बोलते हैं, वो संगत इतनी अच्छी होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो एटलीस्ट आपको किसी भी चीज़ में हेल्प ना करें, लेकिन आपको दिन में 1 लाइन 2 लाइन ऐसी बोल दें जिससे आप मोटिवेटेड रहें और अपनी जर्नी पूरी कर सकें। तो मेरी लाइफ में बीइंग एन इंडियन हम लोग हमेशा देखते हैं कि यार माँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में भी माँ ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो मेरे पापा ने प्ले किया। क्योंकि इतनी टफ फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी देयर वर सिचुएशंस की जहाँ मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था। अच्छा। व्हेन आई वाज इन 12th, तो घर की कंडीशन ऐसी थी कि पापा का थोड़ा शुगर वगैरह का प्रॉब्लम था, डायबिटिक थे, तो उनको भी टफ हो रहा था काम करना। एंड आई वाज लाइक कि यार अभी इट्स हाई टाइम, आई वाज प्लेइंग अंडर 19 इन दैट टाइम। तो उस एज में हम जनरली सोच भी नहीं सकते कि मैं क्रिकेट छोड़ दूँ। बिल्कुल सही बात। इंडिविजुअली पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था, दे वर वेरी सपोर्टिव। वो मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हर सिचुएशन में उन्होंने सपोर्ट किया और हमेशा मोटिवेट किया। बहुत बढ़िया। तो वो सिचुएशन पे मैंने आके सोचा कि नहीं यार, दिस इज़ अ हाई टाइम, आई शुड सपोर्ट माई फैमिली। तो मैंने कॉल लिया। तो उस 12th की एग्ज़ाम के बाद मैंने क्लब नहीं गया, मैंने क्रिकेट छोड़ दिया और मैं जॉब के इंटरव्यूज़ देने लगा। आई गॉट अ जॉब इन वन ऑफ द कंपनीज। तो वो कंपनी का काम था जो दाल मिल वगैरह होती है वहाँ जाके सैंपल कलेक्ट करना और उनका लेबोरेटरी में उनकी क्वालिटी टेस्ट करना। हाँ। सो मुझे जॉब मिल गया क्योंकि मैं टूटी फूटी ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता था उस टाइम पे। तो इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया, तो जॉब पे रखा गया। आई वॉज द यंगेस्ट देयर, मतलब मेरी उम्र का वहाँ कोई भी नहीं था, आसपास भी नहीं था। तो सब एक्सपीरियंस लोग थे। तो मुझे गाड़ी पे बैठा के, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो मैं बस से वहाँ ऑफिस जाता था, गाड़ी पे बैठा के मुझे लैब वहाँ ले जाते थे मिल्स में। वहाँ से हम सैंपल कैसे कलेक्ट करना वो ज़रूर सिखा दिया था उन्होंने, उतना मैं हेल्प कर पाता था उनको। और उसके बाद फिर लैब टेस्ट वगैरह तो सब टेक्निकल काम था, तो उसमें हमारा कोई इतना रोल नहीं था। पर हाँ, वो सुबह से शाम तक वो 9-10 घंटे ऑफिस में बैठने का एक वो रूटीन बन गया था। हालांकि पापा का जो मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट बहुत बड़ा था, तो पापा को उस चीज़ से बहुत हर्ट हुआ कि यार ऐसी सिचुएशन के कारण इसको अपनी सबसे अच्छी चीज़ जो उन्हें अंदर दुख हो रहा वो छोड़ना पड़ रहा है, गेम छोड़ना पड़ रहा है। तो ही वॉज लाइक कि यार ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे होते हुए तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो एक दिन ऐसे हम लोग शाम को छत पे, हमारा एक रूटीन था कि गर्मी में शाम को छत पे घूमते थे खाना वाना खाने के बाद। तो फिर पापा ने मुझसे पूछा कि यार क्या फ्यूचर प्लान है तेरा, तू जॉब क्यों कर रहा है। तो अब आप आपके पापा को इस बात का क्या जवाब दोगे कि क्यों कर रहा है ना। सिचुएशन घर में हम 4 लोग हैं, हम सबको पता है क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, बस अभी ज़्यादा क्रिकेट में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो पापा बोले अभी तू सिर्फ 18 साल का है, अभी तू अंडर 19 का तेरा चल रहा है, खेल रहा है। मैंने ऐसा कुछ अचीव किया नहीं था तब तक क्रिकेट में। स्टिल ही वॉज लाइक कि यार वेरी सपोर्टिव कि नहीं यार तू खेल, आज नहीं होगा 2 साल बाद होगा, लेकिन कुछ तू कर लेगा। तो कॉन्फिडेंस अंदर मुझ में भी था क्योंकि क्रिकेट था उस लायक कि मैं कुछ खेल सकता था। मैं ये नहीं बोलता कि मैं इंडिया के लिए ही खेलता, लेकिन एटलीस्ट मैं स्टेट के लिए तो खेल सकता था। इतना क्रिकेट था, इतना टैलेंट था। बट सिचुएशन के कारण वो सब मुझे अपने इंडिविजुअल कॉल्स लेने पड़े। तो पापा का ये था कि नहीं, ये चीज़ नहीं करना है, तू क्रिकेट खेल, अभी मैं हूँ तब तक एटलीस्ट तू खेल जी, अभी हम मैनेज कर लेंगे कैसे भी, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तू 3-4 हज़ार रुपये कमाएगा और उससे बहुत अपन कुछ चेंज कर लेंगे, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्रिकेट की जर्नी अपनी चालू रख और ये सब चीज़ें हम लोग जैसे भी हैं मैनेज कर लेंगे। तो मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम पे पापा साइकिल चलाते थे, साइकिल से काम पे जाते थे। तो वो चीज़ देख के बहुत हर्ट होता था कि इस एज में पापा को साइकिल चला के और मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, मेहनत करना पड़ रही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब उस टाइम पे होती थी जो आपको देख के बहुत हर्ट होती थी और पिंच करती थी और आपको सोचने पे मजबूर करती थी कि मैं क्रिकेट खेलूँ या घर सबको सपोर्ट करूँ। तो उस टाइम मुझे बहुत हिट हुई वो चीज़ और मैंने वो कॉल लिया कि नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट। और उस टाइम पे फिर पापा ने मुझे कहा कि नहीं, कल से तू नहीं जाएगा। मैंने ज़्यादा टाइम हालांकि वहाँ काम नहीं किया, मुश्किल से 2-2.5 महीने काम, 2 महीने मैं गया हूँगा गर्मी में। और पापा ने कहा कि नहीं, अब से तू ऑफिस नहीं जाएगा, वहाँ से रिज़ाइन कर दे और अपना क्रिकेट कंटिन्यू रख। तो वो जो एक सपोर्ट मुझे उस टाइम पे मिला, उसी ने मुझे क्रिकेट की और नॉलेज लेने का मौका दिया और उसके बाद ही फिर मेरे ये सब जर्नी यहाँ तक पहुँची है। और माँ बाप हमारे ऐसे होते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा होता है, चाहे आप उनसे लड़ लो, अलग रह लो, ये बात चिल्ला लो, उनकी इंसल्ट भी कर दोगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छा सोचना कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने बहुत बार हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग पेजेस में, मीम्स में, या हमने जैसे हमारे स्टैंड अप कॉमेडी में जाकिर खान के मुंह से कई बार सुना कि बाप को गले लगाना
वही एक ख्वाहिश जो है ना इंसान की अधूरी रह जाती बिल्कुल सही बात है ना, वो बिल्कुल सही। हिम्मत या तो हम जुटा नहीं पाते या ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। तो वो जो चीज़ है वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने पिता को गला लगा पा रहे हो या ऐसा कोई मौका आपको मिल रहा है तो उसको कभी छोड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं चाहिए, और बिल्कुल मैं सही इतना बात। लकी रहा हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत बार आए कि जब मेरे मेरे को पिताजी ने मुझे गूज़बम्प आ गले रहे हैं, आप ये लगाए। बोल रहे हो ना? सीरियसली तो वो चीज़ ही ऐसी गूज़बम्प्स मुझे भी आ रहे हैं बोलते हाँ, बोलते हैं। आज मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो जो 2-3 मोमेंट्स है जब उन्होंने मुझे हग किया है प्यार से, उसमें ऐसा भी मोमेंट रहा है जब उन्होंने रो के गले लगाया है, कभी हँस खुशी से गले लगाया है, तो वो सारे मोमेंट्स मैंने उनके साथ जिए। हाँ, मुझे आज भी रिग्रेट है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं उनके लिए करना चाहता था पर नहीं कर पाया टाइम पे, क्योंकि सिचुएशंस वैसी नहीं थी। लेकिन सही हाँ, है। एक सैटिस्फैक्शन सबसे बड़ा लाइफ में ये है कि जो चीज़ मुझे उनको करके देनी थी, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं उनके सामने कर पाया हूँ। स्पेशली उन्होंने अपना घर खोया था, तो मुझे उनको घर लेके देना था, तो मैं उनको अपने घर में मालिक बना के लेके गया। ये मेरे लाइफ के लिए बहुत ही सबसे बढ़िया। बड़ा सैटिस्फैक्टरी एक अचीवमेंट है। यही सक्सेस है। यही सक्सेस है मेरे लिए। बाकी अब मैं जो भी अचीव करूँगा वो मेरे लिए मायने रखती है, मेरी फ्यूचर के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी फैमिली के लिए। सही लेकिन एज एन बात है। इंडिविजुअल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो जो मैंने बिल्कुल, पापा के लिए किया बिल्कुल। या मम्मी के लिए जो कर रहा हूँ बस उतना ही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भैया फिर आपने स्कोरिंग में, जब आप स्कोरिंग की जर्नी में थे या स्कोरिंग कर रहे थे, तो आपने फिर रणजी ट्रॉफी मैचेस भी एज ए स्कोरर आपने किए हैं। तो आपने उस दौरान आपको किन किन प्लेयर्स के साथ काम करने का मौका मिला या किन ऑफिशियल्स के साथ काम करने का मौका मिला, और आपने क्या क्या सीखा उस दौरान? स्कोरिंग की जर्नी जैसे मैंने बताया आपको कि कैसे चालू हुई, तो उसके बाद जी। मैं कंटिन्यूस क्लब लेवल पे करता रहा। हाँ। तो हमारे यहाँ एक सीनियर अंपायर हैं मिस्टर राजीव रिसोडकर, जो अब जी, मेरे जी। अंपायरिंग मेंटर भी हैं। ओके। पिछले इतने सालों से मेरी जो अंपायरिंग जर्नी रही जी, तो जी। वही मेरे एक मेंटर हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि यार अपनी स्कोर शीट लेके आना। तो उस दिन मैं मैच कर रहा था, तो मैंने जी। कहा सर मैच खत्म होने के बाद मैं 4 बजे तक आपके पास आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं अपनी स्कोर शीट लेके उनके पास गया। उन्होंने स्कोर शीट देखी, उन्होंने बोला कि यार स्कोरिंग तो अच्छी करता है तू, और उनको जो कुछ फीडबैक देना था उससे रिलेटेड वो उन्होंने मुझे दिया और कहा कि अब हम सोच रहे हैं कि हमें बीसीसीआई मैचेस में क्या होता है कि 2 स्कोरर्स होते हैं। तो एक ऑनलाइन होता है, एक मैनुअल होता है। तो उस टाइम पे नया-नया ऑनलाइन शुरू हुआ था। तो पहले एक स्कोरर से भी काम हो जाता था, लेकिन बाद में फिर बीसीसीआई भी 2 स्कोरर्स रखने लग गई, अच्छा। ताकि डेटा प्रॉपर्ली मेंटेन रहे, कोई ओके। मिस्टेक्स के चांसेस ना हाँ, हो। हाँ, हाँ। तो अदरवाइज स्कोरिंग की छोटी सी मिस्टेक भी एक मैच का रिजल्ट चेंज कर बिल्कुल, सकती है। तो बिल्कुल। स्कोरर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्ले ये करता है। जनरली लोगों को पता नहीं होता है कि मैच में स्कोरर्स भी अपॉइंट होते हैं। जो थोड़ा बहुत क्रिकेट जानते हैं उनको ज़रूर पता है, लेकिन अगर मैं आम पब्लिक की बात करूँ तो बहुत कम लोगों को पता है कि यार सबको लगता है मैं ब्रॉडकास्टर जो टीवी पे दिखा रहा है डिजिटल बिल्कुल, वही स्कोरिंग होता है। बिल्कुल। एक्चुअली में स्कोरिंग ऑन पेपर मैनुअली मैं होती है। आपको यहाँ रोकूँगा थोड़ा-सा। मैं बस हमारी ऑडियंस के लिए ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि स्कोरर या स्कोरिंग क्या होती है, स्कोरर किसे बोला जाता है और क्यों होती है, और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ स्कोरर एक मैच में? ये थोड़ा-सा आप ऑडियंस को बता देंगे, फिर हम इसके एजुकेशन को लेकर, इसके करियर को लेकर आगे बात करेंगे। तो स्कोरर का जो बेसिक काम होता है वो सारे जो भी रन्स बनते हैं मैच में, जो विकेट्स लिए जाते हैं, तो जो भी स्कोर से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको डेटा को प्रॉपर स्टोर करने का काम होता है ऑन पेपर और ऑनलाइन। तो अभी तो 2 चीज़ें हो गई हैं, मैनुअल स्कोरर होता है और ऑनलाइन स्कोरर होता है। तो जितने भी इंटरनेशनल बीसीसीआई डोमेस्टिक गेम्स है, चाहे जूनियर हो, रणजी ट्रॉफी हो, आईपीएल हो, इंटरनेशनल हो, सभी में 2 स्कोरर्स यूज़ किए जाते हैं। तो बीसीसीआई उनका अपॉइंटमेंट करता है। बीसीसीआई के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, बीसीसीआई का स्टेट का अलग से एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल पे, और लोकल का अपना अलग एग्ज़ाम होता है। तो वो एग्ज़ाम्स आप अपीयर होके पास होके उसके लिए उस एग्ज़ाम में अपीयर होने के पहले एक सेमिनार होता है। उस सेमिनार में आपको स्कोरिंग से रिलेटेड सारा गाइडेंस मिलेगा आपके एसोसिएशन के थ्रू, जो भी आपका लोकल एसोसिएशन है या स्टेट एसोसिएशन है वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो। वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आपको मैच में अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं। तो उसके लिए पहले मैनुअल स्कोरिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर आप क्लब लेवल पे करते हो या स्टेट लेवल पे करते हो तो एज अ मैनुअल स्कोरर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। और जब आप बीसीसीआई के एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो वहाँ पे आपको पहले मैनुअल जूनियर स्कोरर का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, और उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन के अलग से एग्ज़ाम पास करके ऑनलाइन स्कोरर का भी अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बीसीसीआई का अपना एक सॉफ्टवेयर है, तो जब भी आप बीसीसीआई मैचेस करते हो तो आपको एक अलग से टैबलेट दिया जाता है जिसमें बीसीसीआई का एक स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर है स्कोरिंग के लिए। तो वही स्कोर कार्ड आप बीसीसीआई की वेबसाइट्स पे, बीसीसीआई की ऐप्स पे भी जो भी रणजी ट्रॉफी मैच है, जूनियर बीसीसीआई डोमेस्टिक गेम्स चल रहे हैं, उसके स्कोर कार्ड आप उस पर देख सकते हो। तो वो सारा जो स्कोर कार्ड आप देख पाते हो वो इसी ऑनलाइन स्कोरर द्वारा वहाँ पे फीड किया जाता है ड्यूरिंग द गेम, जब मैच चल रहा होता है। और उसके साथ में जो मैनुअल स्कोरर होता है वो ऑन पेपर एक स्कोर शीट होती है जिसको हम बॉक्स मेथड कहते हैं। बॉक्स मेथड पुराना हो गया है,
पहले बॉक्स मेथड में स्कोरिंग की जाती थी, जिसमें आपको एक शीट होती थी, इसमें सारा सिर्फ रन और जो समराइज शीट होती है उस टाइप की एक बॉक्स शीट होती, उसमें सारा डेटा वो लोग लिखते थे। अब लीनियर में ऐसा हो गया कि आपको हर एक डिटेल मिलती, बॉक्स मेथड में आपको सारी डिटेल्स नहीं मिल पाती थी, छोटी छोटी पार्टनरशिप और दूसरी सारी डिटेल्स नहीं मिल पाती। अब लीनियर मेथड की जो शीट्स आने लगी हैं उसमें बहुत ईजी शीट है, और उसमें कोई भी मिस्टेक भी अगर हो जाती है तो वो आप इजीली उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, पकड़ सकते हो। तो ये दो तरीके की स्कोरिंग होती है। और स्कोरर्स की अगर मैं बात करूँ एज अ प्रोफेशन, तो सीरियसली इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन टू हैव नाउ, अदर देन वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप जॉब कर रहे हो, खेल रहे हो, या कोई और दूसरा काम भी कर रहे हो, बिजनेस में हो, और अगर आपको क्रिकेट से प्यार है और आप इससे जुड़ना चाहते हो, तो एज ए स्कोरर भी आप जुड़ सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पैसा भी अच्छा मिलता है, आई विल से कि एक हैंडसम अमाउंट थ्रू आउट द ईयर आप कमा सकते हो अगर आप BCCI स्कोरर बन जाते हैं या स्टेट एसोसिएशन के लिए स्कोरर बनते हैं। BCCI मैचेस में ज़रूरी नहीं कि सारे मैचेस BCCI स्कोरर्स ही करेंगे, उसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर BCCI को किसी मोमेंट पे पीक सीज़न में स्कोरर्स कम पड़ते हैं तो स्टेट एसोसिएशन अपने स्कोरर्स भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप स्टेट एसोसिएशन की भी एग्ज़ाम पास है तो भी आप BCCI के मैचेस करने के लिए एलिजिबल हो। प्लस इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, तो इंटरनेशनल इवेंट्स में कम से कम 5 से 6 स्कोरर्स मिनिमम लगते हैं। 2 ऑफिशियल स्कोरर्स होते हैं, एक स्कोर बोर्ड के लिए स्कोरर होता है, जनरली कभी ब्रॉडकास्टर भी रखते हैं। आजकल तो वो कल्चर ख़त्म होता जा रहा है ब्रॉडकास्टर के साथ स्कोरर्स का, बट फिर भी अभी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो एक स्कोरर वहाँ भी अपॉइंट होता है। मीडिया के लिए एक स्कोरर अलग से अपॉइंटमेंट होता है, तो वहाँ पे जनरली 2 स्कोरर्स रखे जाते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 5 से 6 स्कोरर्स एक मैच में अपॉइंट होते हैं। तो एक अच्छा प्रोफेशन है, अगर जो भी इसमें आना चाहे वो ज़रूर अपने लोकल क्रिकेट एसोसिएशन से, स्टेट एसोसिएशन से कांटेक्ट करके, और जब भी उनके एग्ज़ाम होती है उसमें अपीयर होकर अपनी स्कोरर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच भैया, आपने बहुत ही अच्छे से और सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि स्कोरर जनरली क्या होता है ना, वो पर्दे के पीछे वाले लोगों को लोग जानते नहीं हैं कि ग्राउंड पे मैच हुआ, सब खत्म हुआ, पर ग्राउंड पे आप स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर चेंज होते हुए देखते हो, वो किसी की मेहनत है, उसके लिए कितनी डिटेल डेप्थ चीज़ें चाहिए होती है, वो सब आप लोग कर चुके हो। तो मैंने वो सवाल मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि उस दौरान जब आप स्कोरिंग कर रहे थे तो किन किन प्लेयर्स को आपने ग्रो होते हुए देखा, जो अब इंडिया टीम में है या आके मतलब आ चुके हैं अभी तक? जैसे मैंने बताया कि राजू सर से मुझे फीडबैक मिला, और उसके बाद फिर मुझे BCCI मैचेस का अपॉइंटमेंट मिलने लगे। तो मैं एज ए मैनुअल स्कोरर तब काम करता था, क्योंकि मैं BCCI की एग्ज़ाम पास आउट नहीं था। ओके। तो मैं सारे रणजी ट्रॉफी मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस में तब करता था। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे तब जो जूनियर खेल रहे थे, युजवेंद्र चहल हो गया, करण शर्मा जो टेस्ट खेले इंडिया के लिए, अभी IPL खेल रहे हैं, ये प्लेयर्स हो गए। इसके साथ साथ जो सीनियर्स में थे, सुरेश रैना, RP सिंह, तब ये लोग इंडिया नहीं खेले थे। ओके। तब इन सभी प्लेयर्स के लिए मैंने स्कोरिंग किया है मैचेस 2003, 4, 5 के बाद। जब ये लोग मेरे ख्याल से 2000 के आसपास की बात है। हाँ, 2001 या 2 की। जी। तो तब ये लोग इंडिया खेले नहीं थे। तो तब इन लोगों के लिए भी मैंने स्कोरिंग किया है। और मुझे आज तक याद है कि एक मैच में हम विजय हजारे ट्रॉफी होती है जो वनडे होता है डोमेस्टिक का, तो उसमें हम लोग स्कोरिंग कर रहे थे, और सुरेश रैना और RP सिंह पास में बैठे हुए थे हम लोगों के टेबल के। जी। तो वहाँ पे तब मेरे ख्याल से सुरेश रैना अंडर-19 खेल रहे थे या ऐसा कुछ था। मुझे एग्जैक्टली क्योंकि उसके बाद वो इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन की तरफ से खेले थे बाद देवधर ट्रॉफी में जो। करेक्ट। तो तब ऐसे ही उनका जनरल कन्वर्सेशन चल रहा था, तो उसने कहा था कि नहीं यार, बस अब इंडिया के लिए खेलना है, और जल्दी खेलना है। अच्छा, ये लाइन बोली थी। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है उसके 1 या 1.5 साल में वो इंडिया टीम में आ गए थे। तो एक जो मैनिफेस्टेशन होता है कि हम बात करते हैं, या फिर एक पॉजिटिविटी, एक माइंडसेट की जो हम बात करते हैं, वो चीज़ मुझे देख के उस टाइम बहुत लगा था कि नहीं यार, इतना हंगर किसी प्लेयर में है, कि यंगस्टर में है, जो सीनियर्स के साथ खेल रहा है और वहाँ बैठ के ऐसी बातें कर रहा है, तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। और उसके बाद वो पूरे इंडिया ने और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि फ्यूचर कितना ब्राइट था। नहीं बिल्कुल। और ये थॉट उस एज में रखना, क्योंकि जनरली क्या होता है, इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि बड़ा प्लेयर तभी बनता है इंसान जब वो बड़ा थॉट रखे दिमाग में। तो और एक तो हमने सबने देखा है कि जिस तरह से वो इंडिया के लिए जब खेले हैं, तो उनकी जो एनर्जी रही है, या फील्ड पे जो एक अफेक्शन थ्रो करते हैं दूसरे प्लेयर्स के लिए, कि यार अगर जडेजा ने विकेट लिया तो वो जिस तरह गले लगाते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने ही विकेट लिया है। या जैसे मैंने पहले बताया था कि अजय जडेजा मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स थे। जी। तो उसके बाद इस जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम मैं भी खेल रहा था क्रिकेट, स्कोरर तो था ही, बट क्रिकेट भी खेल रहा था। तो उस टाइम मुझे सुरेश रैना ने भी बहुत इम्प्रेस किया, और मैं उनका भी फ़ैन बना बाद में। अरे, और जब मैं अंपायर बना,
और मेरा जो सेकंड रणजी ट्रॉफी मैच था तो वो मैंने यूपी वर्सेस उड़ीसा का किया। ओके। तो वहाँ पर सुरेश रैना खेल रहे थे। अरे वाह। तो ठीक है, मैंने बहुत बार उनको देख चुका था उस बीच में, बहुत बार मतलब ऐसा आमना हाँ, सामना हो चुका था, मिल बातचीत चुके का थे। कभी मौका नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बीइंग एन अंपायर इन माय सेकंड रणजी ट्रॉफी गेम, जब वो आपका फेवरेट प्लेयर कोई खेल रहा हो तो एक अलग ही वो रहता था, प्रेजेंस फील कर रहा था मैं उनकी। डिग्निटी मेंटेन करना पड़ती है। बिल्कुल ही बिल्कुल। इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल प्लेयर, आई वाज ऑल्सो एन ऑफिशियल दैट टाइम। तो इतना कभी बात करने का मौका नहीं मिला, पर जी एक जी। खुशी होती है कि यार जो चीज़ आप सोचते थे हाँ करने की, वो हाँ चीज़ अब आपके साथ हो रही है, तो वो एक अलग फीलिंग होती बिल्कुल। तो जो फैसिलिटीज़ रहती हैं या जो ट्रीटमेंट वाइज आपने अभी जैसे बताया, ये सभी के लिए इक्वल रहता है, है। Yes. प्लेयर्स, एम्पायर्स या जो भी जितना भी स्टाफ होता है। इवन यहाँ पर मैं बीसीसीआई को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ प्लेयर्स को ध्यान में न रखते हुए इवन जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो अंपायर्स हों, वीडियो एनालिस्ट भी होते हैं डोमेस्टिक मैचेस में, या स्कोरर्स होते हैं, उनको भी बराबरी से सारी वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है जो एक अंपायर को मिल रही है, वही स्कोरर को भी मिलती है, वही वीडियो एनालिस्ट को भी मिलती है। मोस्टली ऐसे भी सिचुएशन आती है जहाँ टीम स्टे कर रही है, हम उसी होटल में स्टे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो एक बेसिक चीज़ें हैं जो बीसीसीआई बहुत अच्छे से टेक केयर करती है आपके ऑफिशियल्स के लिए भी। तो इट्स रियली कमेंडेबल एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव सच अ एसोसिएशन कि ऐसे क्रिकेट बोर्ड से आप एसोसिएटेड हो जो आपका इतना ख्याल रखते हैं। नहीं नहीं, हमारे शो की तरफ से भी हम बहुत थैंक्स करना चाहेंगे बीसीसीआई का, क्योंकि शायद अगर बीसीसीआई नहीं होती या क्रिकेट को इस तरह से उन्होंने इस तरह आगे नहीं बढ़ाया होता तो शायद हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते। तो भैया फिर आप स्कोरिंग आपने किस दौरान छोड़ा और फिर आप एम्पायरिंग में आ पाए? स्कोरिंग मैंने मेरा अंपायरिंग का जर्नी ऐसा रहा कि 2009 में जो है मैंने बीसीसीआई का लेवल 1 एग्ज़ाम दिया जी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं जॉब कर रहा था एक्चुअली में, तब मेरा क्रिकेट पूरा मैंने छोड़ दिया था। एट द एज ऑफ 20 मैंने क्रिकेट पूरी तरीके से क्रिकेट आपने छोड़ दिया था। हाँ। स्कोरिंग आप कर रहे थे? जैसे मैं अंडर 19 ओवर हुआ, हाँ। मैंने डिवीज़न वगैरह अंडर 19 सब खेला। हाँ। स्टेट टीम में मैं आ नहीं पाया। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डिसाइड बिटवीन स्पोर्ट्स एंड फैमिली। तो उस टाइम पे मुझे सही लगा कि अब दिस इज़ द हाई टाइम कि अब मुझे पूरी तरीके से फैमिली को ही देना है। जी। आप स्कोरिंग छोड़ चुके थे? स्कोरिंग भी नहीं, स्कोरिंग मेरा कंटिन्यू था। स्कोरिंग आप चल रही थी पर वो साइड में आपने। पर जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मेरा स्कोरिंग भी खत्म हो गया। ओके। क्योंकि वहाँ पर मैंने ज़्यादा लंबे टाइम काम नहीं किया, पर जितना भी टाइम काम किया मैं क्रिकेट से पूरा कट ऑफ हो गया था। सो बचपन से जो मैं 8th क्लास से जो चीज़ करता आ रहा था कि रोज़ क्लब जाना है, क्रिकेट खेलना है, मैचेस खेलना है, स्कोरिंग करना है, तो मैं उस टाइम पे जब वो जॉब ज्वाइन किया तो मैं पूरा कट ऑफ हो गया। मतलब 12-14 साल देने के बाद आप उससे पूरा अलग हो चुके थे। तो वो जो टाइम फ्रेम था उस जॉब का, वो बहुत मतलब एक डार्क पीरियड में कह सकता हूँ कि यार उस टाइम जी मेंटली भी मैं मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब फ्यूचर क्या है, कैसा होगा। तो ये चीज़ें जब चलती चली गई और मेरा जो इंटरनल कैरेक्टर है वो डेवलप होता चला गया और वही चीज़ें फिर मुझे आगे काम आई। तो भैया फिर आपने मतलब किसी भी जॉब को एक तो छोटा नहीं समझा, आपने हर तरह के जॉब्स किए और रिस्पेक्ट की उस जॉब की। फिर मोटर में आप काम कर रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन बहुत आया होगा कि मतलब एक मन में रहता है ना कि यार जो करना चाह रहा हूँ वो कर नहीं रहा हूँ, और 9 to 5 जो बचपन से सोचा है कि ये चीज़ कभी नहीं करूँगा और भगवान ने वो ही सामने ला के रख दी। तो उस दरमियान तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि यार ये तो नहीं करना है मेरे को लाइफ में, या ये मैं गलत कर रहा हूँ अपने साथ। जैसे मैंने शेयर किया था कि स्कूल टाइम से माइंडसेट था कि जॉब तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो वाली लाइफ मैं जी नहीं सकता शायद। बिल्कुल। तो ये मेरा इंडिविजुअल कैरेक्टर है। तो जब मैं मोटर्स में काम कर रहा था उसके पहले भी मैं एक जॉब कर चुका था कॉलेज टाइम में। तो वो कॉल सेंटर की जॉब थी। अभी शायद सुनने वालों को ऐसा लगेगा कि यार कितना काम कर लिया इस आदमी ने, पर वो फेजेस इतने छोटे छोटे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्कूल टाइम से अगर मैं 9th-10th क्लास से अगर मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो एक फेज़ लंबा था। अगर ग्रेजुएशन तक की आप बात करो तो 7-8 साल का फेज़ हो जाता है। तो उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें की हैं। इवन हम लोगों ने घर में इंजेक्शन के जो ढक्कन होते हैं तो उस पर जो कंपनी की कैप चढ़ाते हैं, हम लोगों ने घर में वो ढक्कन भी लगाए। तो तब वो एक बोरा लेके हम आते थे फैक्ट्री से, मेरी मौसी के पड़ोस में था, उनकी मशीन्स चलती थी। तो हम वहाँ पे से वो बोरा भर के लाते थे। एक पैकेट में 1000 ढक्कन होते थे। उस 1000 ढक्कन लगाने पे 25 रुपये मिलते थे। अच्छा। तो घर में फ्री टाइम में हम लोगों ने वो काम भी किया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हुई। तो ऐसे ही जब मैं फोर्स मोटर्स में गया, उसके पहले मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के फाइनल ईयर की बात है, तो मैं कॉल सेंटर में भी काम करता था। तो दैट वाज एन इंटरनेशनल कॉल सेंटर। तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि कभी कभी आप अपने आप को जो है ना
जितना आप डिजर्व करते हो या जितनी आपकी लायकी होती है, आप अपने आप को खुद ही उससे नीचे के स्तर पे तोलते हो ना। तो ये चीज़ मुझे उस जॉब से मिली, क्योंकि क्या हुआ था कि जब उस जॉब की वैकेंसी पेपर में आई थी, उस दिन मैं एक हिंदी कॉल सेंटर में इंटरव्यू ऑलरेडी मेरा हो अलाइन चुका था। था। ओके। तो मैं सुबह सोच रहा था कि यार इंटरनेशनल है, इंटरव्यू दे के देखता हूँ, क्योंकि इंग्लिश अपनी इतनी तो अच्छी नहीं है कि कोई मुझे जॉब दे देगा। सही बात है। तो मैं हिंदी जो कॉल सेंटर था वहाँ इंटरव्यू दे के आया, क्योंकि वो एक मेरा रूटीन था। हिंदी कॉल सेंटर्स में मैंने ट्रेनिंग के अलावा कभी जॉब आगे तक नहीं बढ़ाई। अच्छा। है ना। और वो भी मेरा एक रूटीन था कि यार अपने आप को अपडेट रखने के लिए कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, कि कल को मैं क्रिकेट से दूर हो गया और नौकरी करना पड़ी तो क्या चीज़ें मुझे फेस करना पड़ेगी। तो मैं इंटरव्यू देने जाता रहता था। तो उससे क्या होता है कि आप टाइम के साथ चलते हो, अपडेट रहते हो। बिल्कुल, वो एक रूटीन बन गया था। तो टाइम पास के लिए मैं इंटरव्यू देने चले जाता। तो वो इंटरव्यू देने के बाद जब वहाँ पूरी शाम हो गई, तो वहाँ से मैं उस वेन्यू पे पहुँच गया जहाँ इंटरनेशनल कॉल सेंटर का इंटरव्यू था। और वेन्यू के बाहर खड़े होकर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता थी कि मुझे कितना आया था और मुझे कौन जॉब देगा। सेल्फ डाउट बहुत था। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे अपने मन को बनाया कि क्या होगा, ज़्यादा बेइज्जती होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे भी अपने पास कुछ है नहीं। सही बात। मतलब उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो मैं चला गया अंदर। अब अंदर जाके जब माहौल देखा तो वहाँ तो कुछ एक्सपीरियंस लोग थे जो बाहर मुंबई पुणे में जॉब करके भी आए थे। तो बेसिकली इट वाज एन यूएस कंपनी। यूएस का एक बहुत बड़ा ब्रांड है वॉलमार्ट, तो उसका कस्टमर सपोर्ट के लिए इंटरव्यूज थे। तो फिर मैं इंटरव्यू में बैठा। तो फर्स्ट राउंड बेसिक इंट्रोडक्शन राउंड था ये वो। तो उनको लगा ठीक ठाक कम्युनिकेशन है, तो उन्होंने मुझे वो राउंड पास हो गया। मैं पास हो गया। सेकंड फिर ग्रुप डिस्कशन ऐसे करते करते जीडी होता था पहले। हाँ। लास्ट में मुझे जब बोला कि हाँ यू आर अपॉइंटेड, अच्छा, और बाकी डिटेल्स आपको हम मेल कर देंगे और फ़ोन पे बता देंगे, तो आई वॉज लिटरली शॉक कि यार मेरे जैसे बंदे को भी इन्होंने रख लिया। तो मुझे फिर सेल्फ डाउट हुआ कि ये कंपनी का कुछ लेवल है कि नहीं। बट वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ से मुझे सीखने को मिला कि नहीं यार, कभी कभी हम अपने आप को इतना कम तोड़ने लग जाते हैं ना कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। और फिर वहाँ मैंने साल भर जॉब किया। तो उस टाइम में 2008-9 में अगर आपको याद होगा तो रिसेशन आया था। तो रिसेशन में वो जॉब चला गया था। लेकिन उस पीरियड में मैं स्कोरिंग कंटिन्यू थी मेरी। तो वो एक फेज़ था जहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरा जॉब जो था कॉल सेंटर का वो नाइट शिफ्ट का था। ओके। और मेरा रूटीन बन गया था कि अगर मुझे स्कोरिंग, जैसे बीसीसीआई मैचेस होते थे, तो बहुत बार ऐसे मैचेस हुए तो 4-4 दिन के जो मल्टी डे मैचेस होते हैं बीसीसीआई के, तो वो मैचों में अगर अपॉइंटमेंट मिला है तो रात को जॉब करने के बाद सुबह मैं 6:30 बजे वहाँ से छूटता था। वहाँ से फिर मैं घर जाता था, कभी घर जाता था या कभी स्टेडियम डायरेक्ट चला जाता था। तो स्टेडियम में भी डॉर्मेट्री होती थी। तो वो डॉर्मेट्री का रूम खुलवा के, तो हमारे जो क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर है मिस्टर विपिन आचार्य, तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल। तो उनको मैंने बता रखा था कि भैया ऐसी सिचुएशन है, तो कभी वो डॉर्मेट्री खुलवा देते थे मेरे लिए। अभी अगर प्लेयर्स वगैरह कोई नहीं रुका है वहाँ पे, मैं वहीं फ्रेश होके नहा धो के अपना 8-8:30 बजे नीचे उतरता था। अच्छा। फिर वहीं मैच के टाइम ब्रेकफास्ट करके और पूरा दिन स्कोरिंग करके शाम को 6 जब मैच से फ्री होते थे 5:30 के आसपास, फिर वहाँ से बस पकड़ के घर जाता था। फिर घर जाते से मैं सो जाता था। फिर 9 बजे मम्मी उठाती थी मुझे रात को। 9 बजे फिर उठ के फ्रेश होके नहा के तैयार होके खाना खा के फिर बस पकड़ के ऑफिस जाता था। तो कंटिन्यू 4 दिन तक मेरा यही रूटीन था कि वो जो 3-4 घंटे की जो नींद होती थी घर जाने के बाद, बस उतना 6 से 9, 5:30 से 9, बस उतना ही मेरी नींद होती थी वो 4-5 दिन। तो उस तरीके से मैंने फिर वो टाइम निकाल के वो स्कोरिंग और जॉब दोनों मैनेज करके साल भर वो मैंने वैसा नहीं पर बहुत ही। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपके रिलेशंस कमाए हुए होते हैं ना, वो आपको कितना हेल्प करते हैं। तो जब मैं इस पीरियड से जा रहा था तो मेरे साथ के जो फेलो सीनियर स्कोरर्स थे, यहाँ पे मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा मिस्टर अमित पारखे और मिस्टर मयंक थनवार, ये दोनों इंटरनेशनल स्कोरर्स हैं। ओके। तो इन दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि ऐसे भी दिन आए जब इस रूटीन के कारण ना मुझे चलते मैच में नींद आ जाती थी। नींद के झोंके आने लगते थे। सही बात। उनको रियलाइज़ हुआ कि यार, उनको पता था कि मैं नाइट शिफ्ट का जॉब कर रहा हूँ वगैरह, क्योंकि वो 2 लोग ऐसे थे जिनके साथ मैं ज़्यादा मैचेस करता था, तो उनसे मैंने छुपाया नहीं था। बाकी कई लोगों को नहीं पता था कि मैं नाइट शिफ्ट जॉब कर रहा हूँ। पर भैया बहुत अच्छी बात है, आप उन सब लोगों को याद कर रहे हो या आपने वो सब चीज़ें याद रखी हैं, वैल्यू की हैं उन लोगों की। नहीं, और ये करना ज़रूरी भी है और ये हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि जिस सीढ़ी पे आप पाँव रख के आओ, अगर आप उसी को भूल जाओ तो आपको गिरने में समय नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात। तो वो सीढ़ी आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि हम किन सीढ़ियों से चल के आए। उसके बाद फिर ऐसे एक दिन ऑफिस में लंच टाइम में बैठा हुआ था, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो वहाँ पर अंपायरिंग सेमिनार का न्यूज़ था कि लोकल जो क्रिकेट एसोसिएशन, इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन, उसका अंपायरिंग सेमिनार होने वाला और एग्ज़ाम होने वाली है।
उतनी सिर्फ मैंने हेडिंग पढ़ी, वो न्यूज़ पढ़ी और मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि हाँ ये एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। तो स्कोरिंग में जब मैं अंपायर्स को देखता था, स्टेट पेनल अंपायर्स हुए या बीसीसीआई अंपायर्स हुए, तो मैं उनसे नॉलेज भी गेन करता रहता था। मुझे कुछ लगता था कि यार ये चीज़ पहली बार हुई है, ये चीज़ नहीं देखने को मिली, तो मैं उनसे उस पर लॉ पॉइंट पे डिस्कस करता था। तो मुझे वहाँ से थोड़ा लॉस का नॉलेज बढ़ता चला गया स्कोरिंग करते करते। जी जी। तो इंटरेस्ट तो था ही उन चीज़ में। फिर कभी कभी आपको ऐसा होता है कि यार आपको देख के लगता है कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो रियलाइजेशन भी स्कोरिंग करते करते हुआ। तो जब मेरी वो दो स्कोरिंग के एग्ज़ाम्स मिस हो गई और उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन बचा था वो अंपायरिंग का था। हाँ, वो तो उस पेपर दिन की जब मैंने कटिंग। वो न्यूज़ पढ़ी तो मुझे क्लिक हुआ कि यार ये काम भी मैं ठीक से करता था जब भी करता था। तो ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसको मैं फुल टाइम ले सकता हूँ। तो उसी दिन मेरे लंच टाइम में बैठे बैठे डिसाइड हो गया कि अब जो है यही लाइफ है, यही करना है मुझे। उस दिन शाम को मैं घर गया और फिर मैंने मम्मी को बोला कि यार मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो मम्मी का एक जो नॉर्मल पेरेंट्स का वो होता है कि कुछ हो गया क्या ऑफिस में। मैंने बोला कुछ हुआ नहीं है। फिर मैंने मम्मी को बिठाया, मैंने बताया, फिर सेम आर्टिकल मैंने न्यूज़ का मम्मी को बताया कि यार ये चीज़ है और मैं अब ये करना चाह रहा हूँ। तो उस टाइम मम्मी ने सपोर्ट किया और मम्मी ने सिर्फ एक ही लाइन बोली जो मुझे आज तक याद है कि तुझे जो करना है वो कर, बस इतना कैलकुलेशन दिमाग में रखना, सोच समझ के करना है कि बाद में तुझे पछताना ना पड़े। सही बात। तो मैंने मम्मी से वो चीज़ शेयर की और उन्होंने एक्सेप्ट की और इमीडिएटली नेक्स्ट डे जाके मैंने वो सेमिनार के लिए रजिस्टर किया अपने आप को और उस 2 दिन बाद ही वो सेमिनार शुरू हुआ। 3 दिन का वो सेमिनार अटेंड किया। मैंने पहला एग्ज़ाम अपना लोकल का पास किया और ऐसे फिर वो जर्नी शुरू हुई।